अध्याय 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर कवि परिचय कुंवर नारायण। जीवन परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अपने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि रचनाएं। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य है इनका आत्मजयी। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। समीक्षा है इनकी आज और आज से पहले, सामान्य, मेरे साक्षात्कार। काव्यगत विशेषताएं। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नागरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत ही कम है, परंतु व्यक्तित्व तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा शैली। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। कविता का प्रतिपाद और सार। कविता के बहाने प्रतिपाद। कविता के बहाने कविता कवि की कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। सार। यह कविता एकमात्र है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की क्यों न हो। बात सीधी थी पर प्रतिपाद। यह कविता कोई दूसरा नहीं, कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हर पेंच के लिए एक निश्चित खांच होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। सार। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मुंह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठता है।
अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भलीभांति समझ सकें। व्याख्या कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। व्याख्या कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में वह ये कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। विशेष कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिकता है कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। अगला है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। व्याख्या कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती रहती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। कविता व फूल की तुलना मनोरम है। सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है। मुरझाए महकने के माने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल के जाने में प्रश्न अलंकार, शांत रस और मुक्त छंद। तीसरा है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। प्रसंग पहले जैसा ही है। व्याख्या कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेल सकते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए सब कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभाव को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों के तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। विशेष कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति में बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा
उसकी उलट पलाट, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह हो जाती है। व्याख्या: कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों के वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर यह भाषा के उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया। विशेष कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फैसना, पेचीदा होना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी और वाह-वाह। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी है से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण मिश्र हैं और इसके माध्यम से कवि भाषा की कठिनाइयों को व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्दजाल में फंस गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। विशेष कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पेंच कसने के बिंब के कवि का कथ्य प्रभावी बना है। बेतरह विशेष यानी कि सटीक है, विशेषण सटीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मक का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेतरह, कर्तव्य, तमाशबिन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग है और मुक्तक छंद है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, और बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी है पर से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा की कैसे दूर और अप्रभावी हो जाती है। व्याख्या: कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और बनावटीपन में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर जोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त हो पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट ना कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि को पूछा कि क्या तुमने कभी भी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? विशेष कवि ने कविताओं के आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है, बात का मानवीकरण किया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार, जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास तथा बात चूड़ी में रूपक अलंकार। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्त छंद है और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है।
इसके बाद में पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न कविता के साथ इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है कि सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं होती। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है और एक करती है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसके खुशबू सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। कविता और बच्चों को समांतर रखने का क्या कारण हो सकते हैं, या फिर कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कविता ने बच्चों और कविता को समांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चक्कर में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा के स्थान को वह साधन बनाए। साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है। वह लोगों को अपनी बात कह सकता है। भाषा और बात परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठता है। बात कथ्य के लिए नीचे दिए गए विशेषताओं को उचित बिंब मुहावरों के द्वारा मिलान कीजिए। तो बात की चूड़ी मरना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलना अर्थात बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी कि बात का पकड़ में आना। पेंच को कील की तरह ठोकना, बात में कसावट का ना होना। बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बैठ जाना। कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं। कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। बात का बतंगड़ बनाना। मोहन की आदत बात का बतंगड़ बनाने की है। बात का धनी। राम प्रकाश अपनी बात का धनी है। वह अपना कार्य अवश्य करेगा। हवाई बातें करना। हवाई बातें करने वाले कभी सफल नहीं होते। व्याख्या कीजिए। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। व्याख्या हम देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं, भाग में जाकर देख सकते हैं। अगला है चर्चा कीजिए कि आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो इसको आप स्वयं करें।